हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में समाहित किया हुआ है और ये एनसीईआरटी के अंतर्गत भी 12वीं कक्षा के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। और जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखता है तो ऐसे व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपनी नॉलेज को ब्रूशअप करना चाहिए, अपनी नॉलेज को तरोताजा करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत सारे कार्य करने के लिए बजट कौन प्रोवाइड कराता है। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, यानी किस किस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया जाता है। यानी उद्देश्य अलग होते हैं और सिद्धांत अलग होते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अलग हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत अलग हैं। उद्देश्य कुछ ऐसे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्राप्त किया जाना था, लेकिन सिद्धांत उस तरह के प्रिंसिपल्स हैं जिनका प्रयोग करके उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर सिद्धांतों की हम एक एक करके बात करेंगे। नंबर 1, सभी देशों की समानता और सर्वोच्चता बनाए रखना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत है कि सभी देश समान रहें, समान समझे जाएं और सभी देशों की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता बनी रहे। नंबर 2, सभी सदस्य देशों द्वारा चार्टर में वर्णित दायित्व में उद्देश्य, सभी सदस्य देश चार्टर में वर्णित दायित्व या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं उनका ईमानदारी से पालन करना। यानी सभी सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना। नंबर 3, सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान, यानी अंतर्राष्ट्रीय एक देश के दूसरे देश के साथ झगड़े होते हैं या कोई लड़ाई की संभावना बन जाती है, कोई युद्ध की संभावना बन जाती है, तो उसका समाधान कैसे करना, शांतिपूर्ण ढंग से या शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान करना। यानी सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। नंबर 4, सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का पालन करेंगे, यानी सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का पालन करेंगे तथा उनके प्रतिकूल, उनके विपरीत यानी उद्देश्यों के खिलाफ जाकर उद्देश्यों के प्रतिकूल या उद्देश्यों के विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद सिद्धांत नंबर 5 क्या है? 5 में क्या दिया हुआ है? कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। यदि कोई देश, विश्व का कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल कोई काम करता है तो कोई भी देश ऐसे देश की सहायता नहीं करेगा। नंबर 6, जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के सिद्धांत का पालन करेंगे। यानी जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, जो सदस्य नहीं भी हैं, वे देश भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत का क्या करेंगे? पालन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके बाद नंबर 7 पर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों पर चलकर, इन सिद्धांतों को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, यानी वर्तमान समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ जाता है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के देश कितने हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं। तो वर्तमान में कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? 193। वर्तमान समय में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो इसके 2 प्रकार के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के
दो प्रकार के सदस्य हैं, यानी सदस्य कितने भागों में विभाजित किए हुए हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो प्रारंभिक सदस्य है, प्रारंभिक, एक क्या है, प्रारंभिक सदस्य। तो प्रारंभिक सदस्य क्या है? प्रारंभिक सदस्य वे सदस्य हैं जिन्होंने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे, तो वो प्रारंभिक सदस्य हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत अधिक पूछा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कैसा सदस्य था? प्रारंभिक सदस्य था, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य था, यानी प्रारंभिक सदस्य के रूप में भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसलिए भारत भी उसका एक प्रारंभिक सदस्य था। दूसरे प्रकार के सदस्य कैसे होते हैं? जो बाद में बने हैं, यानी बाद में बने हुए सदस्य, बाद में बने हुए सदस्य। बाद में कैसे सदस्य बने? बाद में बने हुए सदस्य कौन से हैं? बाद में बने हुए सदस्य, तो बाद में बने हुए सदस्य जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में विश्वास व्यक्त किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास व्यक्त किया और शांति प्रिय देश थे, झगड़ालू देश नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के पक्षधर थे, तो उनको सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दे दी गई थी। तो ऐसे देशों को बाद में बने हुए सदस्य देश कहा जाता है। तो 193वां सदस्य देश कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? 193वां सदस्य देश कौन सा था? कौन सा था? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश था, यानी दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश था। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यानी न्यूयॉर्क कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहेटन द्वीप में अमेरिका के मैनहेटन द्वीप में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है और न्यूयॉर्क के मैनहेटन द्वीप में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ था तो उस समय लेक सक्सेस में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? लेक सक्सेस में बनाया गया था। यानी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि लेक सक्सेस में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था और उसके बाद अमेरिका के एक दानी सज्जन थे जॉन डी रॉकफेलर। तो जॉन डी रॉकफेलर ने $85 लाख दान में देकर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जमीन खरीदवाने का काम किया, यानी उसके पैसे से संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क के मैनहेटन द्वीप में यहाँ पर 17 एकड़ जमीन खरीदी गई और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया गया। 39 मंजिला संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का भवन बनाया गया जो 1952 में बनकर तैयार हो गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 1952 में न्यूयॉर्क के मैनहेटन द्वीप के मुख्यालय में की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं जिन पर आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से 5 अंगों का मुख्यालय, यानी 5 अंगों का मुख्यालय कहां पर है? 5 अंगों का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहां पर नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है। कहां पर है? हेग में स्थित है। और हेग कहां पर है? नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड का एक शहर है।
यानी नीदरलैंड का एक शहर है हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ पर है? हेग में स्थित है। और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड का एक शहर है। तो 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली। कैसी है? हल्की नीली पृष्ठभूमि है। हल्की नीली पृष्ठभूमि है और उस पर सफेद रंग का, यानी सफेद रंग का क्या है? सफेद रंग का विश्व का मानचित्र बना हुआ है। विश्व का मानचित्र इस तरह से दिखता है क्योंकि उसका जो चित्र था वो उत्तरी ध्रुव से लिया गया था। तो उत्तरी ध्रुव से जिस तरह का विश्व का मानचित्र बनता है, जिस तरह से दुनिया दिखती है, उसी तरह का मानचित्र उस हल्की पृष्ठभूमि के ऊपर सफेद रंग से दिया हुआ है और उसका इस तरह का ध्वज है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं तो कई हैं, लेकिन कामकाजी भाषा कुछ और हैं। यानी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? आधिकारिक भाषाएं 6 भाषाएं हैं। अब वो कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं। अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और 6ठी भाषा है चीनी भाषा, यानी चीनी। ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन कामकाज की भाषाएं, इसमें जो कामकाज की जो भाषाएं हैं जिनमें कामकाज होता है वो 2 ही भाषाएं हैं। और कामकाज की भाषाओं में अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था तो गठन के समय में कितनी भाषाएं थी? गठन के समय में केवल 4 भाषाएं थी। 4 कौन कौन सी थी? अंग्रेजी, यानी 4 भाषाएं कौन सी थी? अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, चीनी। ये 4 भाषाएं थी। 4 भाषाएं थी शुरू में, लेकिन बाद में 1973 में 2 भाषाएं इसमें जोड़ दी गई। 2 भाषाएं कौन सी जोड़ दी गई 1973 में? एक तो अरबी भाषा इसमें जोड़ी गई और दूसरी स्पेनिश भाषा। यानी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था तो गठन के समय में 4 भाषाएं थी और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, चीनी भाषाएं थी। 1973 में इसमें 2 भाषाएं और जोड़ दी गई। वो 2 भाषाएं कौन सी थी? अरबी भाषा और स्पेनिश भाषा। तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और चीनी। परंतु कामकाज की भाषाएं केवल 2 हैं, यानी कामकाज की भाषाएं जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कामकाज चलता है। तो कामकाज की भाषा केवल अंग्रेजी है। कौन सी है? केवल अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी 2 भाषाएं ये कामकाज की भाषाएं हैं जिनमें काम होता है अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी भाषा में काम होता है और इंग्लिश भाषा में काम होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कामों को कैसे करता है, तो किस तरह से, यानी पैसे कहां से आते हैं, उसका बजट कहां से आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को जब कहीं कोई सेना भेजनी पड़ती है या कोई और दूसरा काम करना पड़ता है या सचिवालय में या और कहीं ऑफिसों में कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, तो उसके लिए बजट कौन प्रोवाइड कराता है, बजट कहां से आता है, तो उसके बजट के भी प्रावधान दिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट उसके सदस्य देश ही उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सदस्य देशों
देशों की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, सदस्य देशों का जीडीपी किस तरह का है, सदस्य देशों की आर्थिक हालात किस तरह से हैं, सदस्य देशों के और विकास के पैमाने क्या हैं, इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ को सभी सदस्य देश अब उसका बजट प्रोवाइड कराते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सहायता के लिए कमेटी बनाई हुई है, कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को कंट्रीब्यूशन के संबंध में सहयोग देती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पेश करते हैं। कहां पर पेश करते हैं? महासभा में पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा में पेश किया जाता है। तो यानी वर्तमान समय में स्केल ऑफ असेसमेंट के आधार पर विभिन्न सदस्य देशों का कंट्रीब्यूशन तय किया जाता है। यानी क्या किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बजट का जो कंट्रीब्यूशन है वो तय किया जाता है। उनका योगदान क्या है, उनका अंशदान संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या रहेगा, यानी उनका अंशदान बजट में क्या रहेगा, इसके लिए एक स्केल ऑफ असेसमेंट बनाया हुआ है। उस असेसमेंट के आधार पर और 21 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में विभिन्न देशों का जो 10 दुनिया की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका अंशदान उसके बजट में क्या रहा है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर देश लिखे हुए हैं और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी क्या है, यानी इन देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हिस्सेदारी है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में इनका क्या योगदान है, उनका पार्टिसिपेशन या हिस्सेदारी क्या है, और यहाँ पर नियमित बजट में हिस्सेदारी क्या है, यानी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट में कितनी हिस्सेदारी करते हैं, कितना योगदान देते हैं। तो हम अमेरिका का एग्जाम्पल सबसे पहले लेंगे। अमेरिका की हिस्सेदारी 23.575% है और वह बजट में कितना योगदान देता है? 22%। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान, सबसे अधिक अंशदान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नंबर 2 पर चीन की विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 14.730% है और उसका योगदान 12.005% है। नंबर 3 जापान की हिस्सेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हिस्सेदारी है? 6.789% है और उसका नियमित बजट में यूएनओ के बजट में कितनी हिस्सेदारी है? 8.564% है। नंबर 4 जर्मनी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी क्या है? 4.823% है और नियमित बजट में उसकी कितनी हिस्सेदारी है? 6.090% है। इसके बाद नंबर 5 यूके ब्रिटेन या इंग्लैंड, यूके यूनाइटेड किंगडम हम इसे कह सकते हैं, ब्रिटेन भी हम इसे कह सकते हैं और इंग्लैंड भी हम इसे कहते हैं। तो इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 3.616% है और नियमित बजट में हिस्सेदारी 4.567% है। नंबर 6 पर फ्रांस का नंबर आता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 3.507% है और नियमित बजट में उसकी हिस्सेदारी 4.427% है। नंबर 6। इसके बाद नंबर 7 पर कौन सा देश आता है? नंबर 7 पर ब्राजील। नंबर 7 पर ब्राजील की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 2.752% है और नियमित बजट में उसकी हिस्सेदारी 2.948% है। नंबर 8 पर भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 2.624% है और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? नियमित अंशदान कितना है? 0.834%। नंबर 9 पर इटली की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 2.620% और उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में के बजट में अंशदान कितना है? 3.307%। नंबर 10 पर रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, यानी जो पुराने समय में 1991 के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उससे पहले उसे यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। तो सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो गया तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस बन गया। यानी रूस की हिस्सेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.194% है और उसका बजट में अंशदान यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान कितना है? 2.405% है। इतना उसके बजट में योगदान है, अंशदान है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का निर्धारण महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का निर्धारण करती है और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा में इसका बजट पेश करता है। तो उम्मीद है आप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप या सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।